Hello students. Today I am going to take class 11 CBSE board psychology chapter 4 part 2 human development. Here's the remaining part of chapter 4 and the content is childhood, challenges of adolescence, adulthood and old age. So now we are going to be start. Childhood. Childhood क्या है? The child develops physically, gains heights, weight, learns to walk, runs, jumps and plays with a ball. This is the childhood, यानी movement of each and everywhere. फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ होता है और मोटर डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट, व्हाट इज फिजिकल डेवलपमेंट? अर्ली डेवलपमेंट follows the two principles. Development proceeds caudally from the camelic or head region to the caudal or tail region. यानी ये ऊपर से सिर की तरफ से और पैरों की तरफ होता है. Children gain control over the upper part of the body before the lower part. पहले ऊपर के बॉडी पे कंट्रोल उनका होता है सर की तरफ और फिर तब लोअर पार्ट में यानी नीचे की तरफ पैरों की तरफ होता है. ग्रोथ प्रोसीड्स प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड. ग्रोथ जो है वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है जैसे कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड मूव्स टुवर्ड द एक्सट्रीमाइटीज. इस तरह से मोटर डिजिटल रीजन्स भी इस ग्रोथ में शामिल होते हैं. मोटर डेवलपमेंट मेजर अकॉम्प्लिशमेंट होता है इन ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स में मूवमेंट्स, हाथ पैरों का गति जिससे कि हम हाथ पैरों को मोड़ सकते हैं और इधर चल उधर चल सकते हैं, अपनी बॉडी को घुमा सकते हैं. ग्रॉस मोटर स्किल्स ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. इन्हीं दोनों की वजह से मोटर डेवलपमेंट ज्यादा स्किलफुल होता है. फाइन मोटर स्किल्स में फिंगर डेक्सट्रिटी एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जैसे पेंसिल पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना हाथ से और उसे देखते हुए, ये हमारा फाइन मोटर स्किल्स में आता है. ड्यूरिंग दीज इयर्स द चाइल्ड प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट और राइट हैंड ऑल्सो डेवलप्स. कि बच्चा किस हाथ का ज्यादा यूज करता है, लेफ्ट हैंड का या फिर राइट हैंड का. सो नाउ वी विल टेक कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड. The child's ability to acquire the concept of object permanence enables his or her to use mental symbols to represent objects. Cognitive development in early childhood focuses on Piaget's stages. कि कैसे बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, उसके बारे में समझता है और मेंटल रिकॉग्निशन उसका पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए होता है. इसके लिए पियाजे ने अपने चाइल्डहुड के डेवलपमेंटल स्टेजेस को बताया है जिसमें उन्होंने अपने ही 3 बच्चों के ऊपर जो थियरी डेवलप की वो आज दुनिया के हर एक बच्चे के ऊपर मान्य है और ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है. पहला सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years, थर्ड concrete operational stage 7 to 11 years and fourth formal operational stage 11 to 15 years. अब हम देखते हैं कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years में क्या होता है. Infant explores the world by coordinating sensory experiences with physical actions. फिजिकल एक्शंस के थ्रू वो अपने मेंटल रिकॉग्निशन को, मेंटल रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं. इस स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. उसको भूख लगती है तो वो रोता है और वो अपने मदर को पहचानता है, अपने बारे में ही सोचता है क्योंकि उसके पास और कोई सेंस और कोई भी इमोशंस दूसरे नहीं होते हैं. रोना, हंसना, यही मेन उसका रीजन होता है. प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years का होता है और इसमें बच्चा तो और ज्यादा इगोसेंट्रिक होता है, सेल्फ फोकस्ड हो जाता है. चिल्ड्रन जो है वो देखता है कि वर्ल्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर ओन सेल्फ, जो उसके आसपास दिखाई देता है केवल उसको ही वो अपना संसार समझता है. इगोसेंट्रिज्म वर्ड के बारे में ही हम ये कह सकते हैं. इंगेज इन एनिमिज्म यानी थिंकिंग ऑल थिंग्स आर लिविंग लाइक वन सेल्फ. वो जिस चीज के बारे में फोकस करता है, जिस चीज के बारे में देखता है, समझता है, उसको ही वो केवल समझता है. नाउ centration, focusing on a single figures for understanding an event. That is, a child may insist on drinking a big glass or juice or something like this. उसका centration होता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और जिस चीज के लिए वो देखता है, मांगता है, उस पर ही उसकी फोकस ज्यादा होती है. नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का. ये 7 to 11 years तक होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑपरेशंस.
जैसे mental actions that allows the child to do mentally what was done physically before. कुछ भी करने के पहले हमें सोच लेना चाहिए कैसे करना है, क्यों करना है. तो इस स्टेज पर मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का कंप्लीट हो गया होता है. इन दिस स्टेज मेंटल एक्शंस आर रिवर्सिबल, यानी आगे से पीछे, पीछे से आगे. वो किसी चीज को करने के पहले आगे के बारे में भी सोचता है, फिर उसने क्या किया था पास्ट के बारे में भी उस पर फोकस करता है. The child focus on different characteristics and not focus on one aspect of the objects. जो बच्चा इस स्टेज का होता है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचता है, केवल एक ही ऑब्जेक्ट के किसी एक ही डायमेंशन के बारे में फोकस नहीं करता है. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to 15 ईयर्स तक का होता है. अप्लाई लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग. और इस स्टेज में उसे तरह तरह के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी भी डेवलप हो जाती है. तो हम ये देखते हैं कि इस स्टेज में फॉर्मल रीजनिंग करने की पावर या फिर चीजों को कई तरह से सोचने की पावर भी लास्ट स्टेज यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के डेवलप हो जाती है. हम अब देखते हैं कि सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है चाइल्डहुड का. ड्यू टू सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ हिज और ओन आइडेंटिफिकेशन. सोशलाइजेशन के कारण जिस समाज, इस परिवार में बच्चा रहता है उसका डेवलपमेंट अपने आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान के कारण होता है. अकॉर्डिंग टू एरिक्सन अगर हम देखते हैं, द पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू देयर सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज leads to developing a sense of guilt that is giving freedom and opportunity to play. Deprivation creates in several situations. अगर उसे किसी चीज के लिए मना किया जाता है तो फिर उसको थोड़ा सा दुख होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इस स्टेज में इन अर्ली चाइल्डहुड इज limited to defining oneself through physical characteristics, that is I am tall or I am a girl. इस समय उसको ये सब चीजें डिफाइनिंग करना बच्चे को समझ में आता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं गर्ल हूँ, मैं बॉय हूँ. ये फीलिंग डेवलपमेंट आ जाती है चाइल्डहुड में. सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लीड्स सोशल कंपैरिजन, दैट इज आई एम स्मार्ट एंड पॉपुलर, पीयर ग्रुप प्रेशर. ये सारी चीजें चाइल्डहुड में होती हैं. मॉरल डेवलपमेंट, learning to differentiate between the rightness or wrongness of human acts. जैसे according to Lawrence Kohlberg, various stages of moral development होते हैं. According to him, children's approach about right and wrong are different at different ages. कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के कई स्टेजेस को बताया है और इस स्टेज के और इन थियरी के अकॉर्डिंग बच्चा राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना इस स्टेज में स्टार्ट कर देता है. अब हम देखते हैं कि चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस क्या हैं. एडोलेसेंस, चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस का जो हमारा पीरियड आता है इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. इट मीन्स टू ग्रो टू मैच्योरिटी. द टर्म एडोलेसेंस इंक्लूड्स मेंटल, इमोशनल एंड सोशल मैच्योरिटी एज वेल एज फिजिकल मैच्योरिटी को भी दिखाता है. इसमें हम काफी बच्चे को मैच्योर पाते हैं, उसके हर एक एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको मैच्योरिटी की तरफ ले जाती है. इट इज द ट्रांजिशन पीरियड होता है इन अ पर्सन्स लाइफ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का ये टाइम होता है. और अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंजेस होता है, बोथ बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली. काफी ज्यादा चेंजेस एडोलेसेंस के समय आते हैं. The adolescence experiences depends on the cultural context पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा तरह तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, पीयर प्रेशर को, कल्चरल एक्टिविटीज को, जिस समाज में, जिस परिवार में रहता है उन सब चीजों को बहुत गंभीरता से देखता है. और साथ ही साथ मैच्योरिटी लेवल के कारण वह आगे बढ़ते हुए अपने करियर के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है. इट इज द टाइम ऑफ सर्च फॉर आइडेंटिटी. उसको अपने पहचान की खोज होती है. जैसे द यूज ऑफ स्टेटस सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ कार, क्लॉथ्स एंड अदर रेडिली ऑब्जर्वेबल मटेरियल पैशंस होता है कि मेरा दोस्त जो है वो कार से आता है, मैं अच्छे कपड़े पहनूं. और दूसरी जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उस पर उसका ध्यान जाता है और वो कंपैरिजन करता है, उसके बारे में बात करता है. उन चीजों को वो भी अपनी लाइफ में चाहता है कि मैं भी इन सब चीजों से परिपूर्ण बनूं. Adolescence is the threshold of adulthood. That is dressing and acting like adult. वो हर चीज को बहुत ही
बड़े उसमें देखता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपने बड़ों की तरह रहना चाहिए, ड्रेसअप होना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, बात करना चाहिए। और इगोसेंट्रिज्म, सेल्फ फोकस तो रहता ही है। बॉयज टेंड टू बी मोर इगोसेंट्रिक देन गर्ल्स, लड़के ज्यादा इगोसेंट्रिक होते हैं गर्ल्स के कंपैरिजन में। एडोलेसेंट्स डेवलप ए स्पेशल काइंड ऑफ इगोसेंट्रिज्म, एडोलेसेंस में एक स्पेशल काइंड का इगोसेंट्रिज्म होता है। बच्चे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में ज्यादा ही कॉन्शियस हो जाते हैं। According to David Elkind, adolescents develop the two components of egocentrism: imaginary audience and personal fables. Imaginary audience means adolescents believe that others are as occupied with them as they are about themselves. They imagine that people are always noticing them and observing each and every behavior of theirs. मतलब हर कोई उनको देख रहा है, उनके बारे में सोच रहा है, उनके बारे में बातें कर रहा है। ये चीज बच्चे के अंदर एडोलेसेंस में जरूर आ जाती है। पर्सनल फेबल क्या होता है? सेंस ऑफ यूनिकनेस होता है। इट टेक्स देम थिंक दैट नो वन अंडरस्टैंड देम और देयर फीलिंग्स। उनके बारे में कोई उनको सोच नहीं रहा, उनको समझ नहीं पा रहा है। और क्योंकि जो बच्चा चाहता है वो तुरंत करना चाहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो मैच्योर नहीं रहता है, इसीलिए वो दूर तक नहीं सोच पाता है और वो समझता है कि जो कुछ भी उसे अच्छा लग रहा है उसे तुरंत कर देना चाहिए। वो फ्यूचर और एक्सपीरियंसेस के बारे में ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी, when primary task is to establish an identity separate from their parents. At one time complain of being treated like a baby, whereas on other occasions treated like grown-ups. तो इस तरह बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी कहा जाता है कि अरे अभी तुम बच्चे हो, और कभी कहा जाता है नहीं तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद अपने समझना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। तो वो इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी में इन सेंटेंसेस पे फोकस करते हुए कंफ्यूज हो जाता है। सब मेजर कंसर्न्स भी होते हैं। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का पीरियड होता है, जहां काफी सारे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। बायोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण वो इंटरनल और एक्सटर्नल रूप से काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। इट इज पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटीज, ओकेजनल लोनलीनेस, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, कंफर्मिंग टू पीयर प्रेशर एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर फ्यूचर के बारे में वो ज्यादा कंसर्न हो जाता है। नाउ एडोलेसेंस में एक कॉन्सेप्ट है डिलिक्वेंसी, अपराध। It refers to a variety of behaviors, socially unacceptable behavior, legal offenses to criminal acts. Delinquency is often associated with low parental support, inappropriate discipline, and family discord, poverty and unemployment, etc. की वजह से delinquency जैसा behavior हमारे समाज में बच्चों में देखने को मिलता है। हम delinquency को कैसे रिमूव कर सकते हैं? By changing adolescents in their peer groups, हम उनके ग्रुप को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बच्चों की जो दोस्ती है, संगत है, वो ठीक नहीं है। Becoming more aware of their social responsibilities, developing feeling of self-worth, imitating positive behavior of the role model, breaking negative attitudes, overcoming poor self-concept, help in reduction of delinquent behavior. तो हम इस तरह से उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं और उसमें बहुत ज्यादा सुधार ला सकते हैं, उनकी लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ सब्सटेंस अब्यूज भी एक कॉन्सेप्ट है एडोलेसेंस का, जिसमें बच्चा बुरी आदतों की लत में पड़ जाता है और एंटी सोशल बिहेवियर में शामिल हो जाता है। एडोलेसेंस ईयर्स आर स्पेशली vulnerable to smoking, alcohol, and drug abuse as a way of coping with stress. This can interfere with the development of coping skills and responsible decision making. It has been found that adolescents who are more vulnerable to drugs, alcohol use are impulsive, aggressive, anxious, depressive, and unpredictable, have low esteem and low expectation of their achievement. The reasons would be peer pressure and the adolescence needs to be accepted by the group, or desire to act more like adults, or feel a need to escape the pressure of school work और सोशल एक्टिविटीज। इन सब चीजों के कारण बच्चा बहुत बार डाइवर्ट हो जाता है अपने परिवार से, अपने फैमिली मेंबर्स से,
और एंटी सोशल एक्टिविटीज में वो शामिल होने लगता है। गलत लोगों के संगत में पढ़ के अगर उसको देखा नहीं गया तो उसके बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो सकते हैं, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं इस स्टेज में। लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड एंड पीयर कंपैरिजंस लीड्स टू सर्टेन कंडीशंस वेयर दे बिकम ऑब्सेस्ड विद देयर ओन बॉडीज। तो उनको लगता है कि वो मोटे हो गए हैं, उनको अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, उनको अपने लुक पे, स्मार्टनेस पे थोड़ा सा केयर करना चाहिए। इस समय एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है दैट इन्वॉल्व्स रिलेंटलेस परसूट ऑफ थिननेस थ्रू स्टारवेशन, elimination of some foods from diets. Bulimia is another form of an eating disorder in which the individual follows a binge and purge eating pattern. Anorexia nervosa and bulimia are primarily female disorder, more common in urban families में ये होता है। अब हम देखते हैं कि adulthood क्या है। An adult is generally defined as someone who is responsible, mature, self-supporting, and well integrated into society. In early adulthood, two major tasks are exploring the possibilities for adult living and developing a stable life structure. A transition from dependence to independence should occur in adulthood. Career and work से related होता है। Adults get new responsibility work. They have to adjust with new challenging situations. There are apprehensions regarding differences, adjustment, proving one's competence and coping with expectations, and both employer and self के साथ वो एडजस्ट होने में अपना करियर और वर्क में लगा देते हैं। मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एडल्ट्स हैव टू मेक एडजस्टमेंट व्हाइल entering a marriage relations and to know their spouse and cope with each other. Like, dislike, responsibilities have to be shared if both are working. Parenthood is a difficult and stressful transition in young adults. It depends on factors such as number of children in the family, availability of social support, etc. ये सारी प्रॉब्लम्स और इन चीजों को फेस करते हुए एडल्टहुड काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अब हम देखते हैं ओल्ड एज। ओल्ड एज इज द लास्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ एंड देयर आर सेवरल पॉइंट्स इन द ओल्ड एज. द इमेज ऑफ ओल्ड एज इज चेंजिंग. There are people who have crossed 70 years of age or so and are quite active, energetic, and creative. They are competent and valued by society in many walks of life. The experience of old age depends on the socio-economic conditions, availability of health care, attitude of people, expectations of society, and the available support system. Old age is an issue of perception. रिटायरमेंट का समय होता है फ्रॉम एक्टिव वोकेशनल लाइफ इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. ओल्डर एडल्ट्स who show openness to new experiences are more striving and have achievement oriented behavior, prefer to keep busy and are adjusted. ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है ओल्ड एज का. एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, और बहुत बार उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि ओल्ड एज में इंसान क्या फिजिकल एक्टिविटी रुक जाता है, उसकी मेमोरी कमजोर हो जाती है, वो उतना एक्टिव नहीं रह पाता, डिसीजन नहीं ले पाता और डिपेंडेंसी हो जाती है. इसलिए ये चैलेंजिंग भी होता है और प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है कुछ मायनों में. नीड टू एडजस्ट टू चेंज इन द फैमिली स्ट्रक्चर एंड न्यू रोल्स दैट हैव टू बी लर्नड. प्रॉब्लम ऑफ इनसिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस की हो जाती है. इन ओल्ड एज फीलिंग्स ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, हेल्थ एंड financial assets leads to insecurity and dependency needs caring. केयर करने की ये स्टेज होती है. अगर इस समय बच्चा अपने आप को नहीं, थोड़ा सा इंसान अपने मूवमेंट बॉडी का या फिर अपने फीलिंग्स में नहीं चेंज कर पाता है तो बहुत ज्यादा उसे प्रॉब्लम होती है. फियर ऑफ डेथ, chronic disease, death of a spouse, etc. creates a lot of difficulty. प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस भी होता है, कोई बात नहीं करता, इमोशंस को नहीं समझता है, ये इस स्टेज की प्रॉब्लम होती है. और सबसे बड़ी चीज होती है कि इस स्टेज में हम दूसरों के साथ या दूसरे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताते हैं. और ओल्ड एज जो है वो एक साइकिल है, लास्ट साइकिल है हमारे लाइफ का, जो कि इन्फेंसी से शुरू होके ओल्ड एज पे आके खत्म होता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ सीरीज है. सो थैंक यू गाइस.
to please like, share, subscribe and comment my channel. और मैं सारे चैप्टर्स के लास्ट में आपको समरी जरूर दूंगी, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसे देखना आप ना भूलें और इन सब चीजों पे आप फोकस करें और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। इसमें बहुत सारे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के साथ ही साथ आपके डिटेल आंसर की भी पूरी तैयारी है। थैंक यू सो मच।